नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और धमाकेदार सेशन। जी हाँ दोस्तों, बज चुके हैं पूरे 4:30 और समय हो चुका है स्पेशल महा सेशन का। इस महाकुंभ के अंदर जो चल रहा है नॉर्सेट 2022 के लिए, इस महाकुंभ की इस महा क्लास के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट सिस्टम को लेके हम आप लोगों के लिए आए हैं। और सिस्टम का नाम है, जी हाँ दोस्तों, सिस्टम का नाम यहाँ पे क्या रहने वाला है, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड सभी तरह के टॉपिक्स हम बात करने वाले हैं। ब्लड की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात, ब्लड क्या होता है, ब्लड कहाँ बनता है, ब्लड के बनने को क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों को एक एक करके यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सेशन के द्वारा क्लैरिफाई करने वाले हैं। तो गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक शानदार सेशन की, और सेशन की शुरुआत का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए दाग देते हैं। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, चारों ऑप्शन को ढंग से पढ़ना है और अपना बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करना है। याद रखना दोस्तों, हमने मेडिकल सर्जिकल का एक सेशन जो है वो मॉर्निंग में पढ़ा, और दूसरा सेशन अभी हमने इस सेशन के अंदर ब्लड और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर, जिनको हम एनीमिया कहते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज नॉन एज। बहुत छोटा, बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब हम ब्लड की बात करते हैं दोस्तों, ब्लड की, तो जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर दो बातें रहती है। ब्लड मतलब दो चीजें हैं। पहला चीज क्या है, ब्लड के अंदर पाई जाती है ब्लड सेल। क्या पाई जाती है? ब्लड सेल्स पाई जाती है। और दूसरा, ब्लड के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। क्या पाया जाता है? प्लाज्मा। दोस्तों, ये जो ब्लड सेल है, इस ब्लड सेल को हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। द अनदर नेम ऑफ ब्लड सेल इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड सेल का कोई दूसरा नाम आपको पूछे तो उसको बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, और प्लाज्मा का कोई दूसरा नाम पूछे तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अगर ये सिंपल इतना आपको पता है तो सवाल का जवाब देने में कोई समस्या नहीं होगी। तो प्लाज्मा का ही दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक्स। ऑप्शन ने बोला प्लाज्मा, सीरम, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। दोस्तों, ये जो ब्लड सेल है जिनको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं, इसी के अंदर आती है आपकी आरबीसी, इसी के अंदर आती है आपकी डब्ल्यूबीसी, और इसी के अंदर आपकी प्लेटलेट्स। समझ लो बात को, ये तीनों तो इसी के अंदर आती है। और ये जो आपका प्लाज्मा है, मैट्रिक्स है, इसमें 2% तो वाटर होता है, पानी होता है, और 8% जो है इसके अंदर सॉल्यूट्स होते हैं, जिसमें आपके कुछ जो है ऑर्गेनिक होता है, कुछ इनऑर्गेनिक होता है, और उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन, क्लॉटिंग फैक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? प्लाज्मा। ए करेक्ट आंसर है। प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या है सर? तो ब्लड में से ब्लड सेल को सेपरेट कर दो तो प्लाज्मा होएगा। हमारा टोटल ब्लड में 45% तो ब्लड सेल होती है, और 55% दोस्तों प्लाज्मा होता है। टोटल ब्लड में 45% तो ब्लड सेल है, 55% क्या होता है? प्लाज्मा। ये जो ब्लड है, इसमें प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा की डेफिनेशन क्या होगी? ब्लड माइनस ब्लड सेल। ब्लड में से क्या निकाल दो? ब्लड सेल्स को निकाल दो, तो पीछे जो बचेगा वो प्लाज्मा है। सर, सीरम किसको कहते हैं? तो दोस्त, जो प्लाज्मा है आपका, प्लाज्मा, इसमें से माइनस कर दो क्लॉटिंग फैक्टर को। अगर आप प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर देंगे तो पीछे जो प्रोडक्ट बचेगा वो आपका सीरम कहलाएगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये सारे ब्लड सेल के ही नाम है। तो ये बेसिक कंपोनेंट है ब्लड का, कि ब्लड में दो चीजें होती है और इनको सेपरेटली किस नाम से जानते हैं, और इनका नंबर ऑफ परसेंटेज वैल्यू याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाएगा कि 55 कौन है और 45 कौन है। तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर में टोटल बॉडी वेट का 60% पानी होता है। तो ब्लड में भी टोटल ब्लड का 60% पानी है। प्लाज्मा ब्लड का फ्लूइडी पार्ट है और पानी हमेशा ज्यादा होता है। इन दोनों को लिंक करके याद रखना, तो कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कॉमन है एग्जाम में कि 45 कौन सा था न 55 कौन सा था, भूल गए, सर ने बताया तो था। तो आप कभी नहीं भूलेंगे जब आप अपने बॉडी के फ्लूइड से इसको कॉलिंग कर लेंगे। पानी हमेशा ज्यादा होता है, और प्लाज्मा पानी है तो वो हमेशा ज्यादा होगा, और ब्लड सेल इसके अंदर सॉल्यूट है तो वो ज्यादा नहीं होता है। जल ही जीवन है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड। बड़ा आसान है। एक को हमने मैट्रिक्स बोला, वो तो क्या था? प्लाज्मा। और अब दूसरे को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट मैंने बोला
फॉर्म्ड एलिमेंट मैंने बोला, तो फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ब्लड सेल। क्या हो गया, ब्लड सेल्स। वो कौन कौन सी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अगर आपको कोई पूछे इनको फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो सर ये हमारी बॉडी में बनती है। फॉर्म्ड एलिमेंट क्यों कहते हैं, तो सर ये ब्लड सेल जो है वो हमारी बॉडी में फॉर्म होती है, मतलब हमारी बॉडी में बनती है। अरे कहाँ बनती है सर, कब बनना शुरू होती है सर, सभी बातें बताते हैं आपको। ये बनना शुरू होती है तीसरे सप्ताह में। कब बनना शुरू होती है, थर्ड वीक पे बनना शुरू होती है सर, 21वें दिन पे बनना शुरू होती है। और ये सबसे पहले बनती है सर थर्ड वीक, मतलब एम्ब्रियो के अंदर। और एम्ब्रियो के अंदर सर सबसे पहले बनती है यॉर्क सैक के अंदर। कहाँ बनती है, यॉर्क सैक के अंदर। ये सबसे पहले एम्ब्रियो में बनती है, तीसरे सप्ताह पे बनती है, यॉर्क सैक में बनती है। और बनाने वाली जो सेल है सर, क्या बनाने वाली जो सेल है, उन सेल को किस नाम से जानते हैं, तो बनाने वाली सेल का यहाँ पे नाम है आपका इमेच्योर सेल, दैट इज स्टेम सेल। तो यॉर्क सैक में पाई जाने वाली स्टेम सेल तीसरे सप्ताह में इसको बनाना शुरू कर देती है। चौथे सप्ताह में भी यॉर्क सैक में ही बनती है। 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9th, 10th, 11th, 12th, 12 सप्ताह तक ये यॉर्क सैक में ही बनती है। 12 वीक की एज पे दोस्तों, कितनी वीक की, 12 वीक की एज पे ये जो आपकी स्टेम सेल है ये यॉर्क सैक से निकल के लीवर और स्प्लीन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, लीवर और स्प्लीन में। तो 12 वीक ऑफ गेस्टेशन पे ये चली जाती है लीवर और स्प्लीन में। और 12 वीक का जो रसगुल्ला होता है उसको हम बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं, फीटस। तो जो फीटस है उसमें ये लीवर और स्प्लीन में चली जाती है स्टेम सेल। और अब आपका जो फॉर्मेशन है ब्लड सेल का वो कहाँ होगा, लीवर और स्प्लीन में। ये दोनों काम एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। और अब जब तक बच्चा मदर के वूम में रहेगा ये कहाँ बनेगी, लीवर और स्प्लीन में ही बनेगी। इनके बनने के प्रोसेस को हीमेटोपोइसिस कहते हैं। ब्लड सेल के बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमेटोपोइसिस। हीमेटोपोइसिस जन्म से पहले, याद रखना दोस्तों, जन्म लेने से पहले जब तक बच्चा मदर के वूम में, ये हीमेटोपोइसिस एक्स्ट्रा मेडुलरी होता है। हीमेटोपोइसिस का कहाँ होना, यॉर्क सैक में। हीमेटोपोइसिस का कहाँ होना, लीवर और स्प्लीन में। इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा मेडुलरी, एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस। और ये एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस जो होता है, एक्स्ट्रा मेडुलरी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का जो बनना होता है, ये कहाँ बनते हैं, यॉर्क सैक में, लीवर स्प्लीन में। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अब ये कहाँ बनेगी, मेड्यूलरी एरिया में। मेड्यूलरी मतलब बोन मैरो के अंदर, इंट्रा मेड्यूलरी मतलब बोन मैरो। तो अब ये कहाँ बनेगी, बोन मैरो में। तो बर्थ होने के बाद में ये बनते हैं बोन मैरो के अंदर। कहाँ बनती है, बोन मैरो में। और बोन मैरो में इनको बनाने का काम कौन करता है, रेड बोन मैरो माय डियर फ्रेंड। दो तरह के बोन मैरो होता है, रेड और येलो। रेड बोन मैरो जो होता है, रेड मैरो, रेड बोन मैरो, ये 50% होता है और 50% ही येलो बोन मैरो होता है। तो रेड बोन मैरो जो होता है वो आपका क्या करेगा, रेड बोन मैरो जो है वो बनाएगा आपका मेड्यूलरी हीमेटोपोइसिस या बोन मैरो वाला हीमेटोपोइसिस। इस सवाल ने आपको क्या पूछा है कि ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट बनेगी वो कितना प्रतिशत होती है। तो हमने अभी बताया कि इनका प्रतिशत और प्लाज्मा के प्रतिशत में फर्क है। ये होती है 45 और प्लाज्मा होता है 55। तो यहाँ पे जवाब आसान हो गया कि ये 45% होती है ब्लड सेल्स, 55% होता है प्लाज्मा। टोटल जोड़े तो 100% हो जाएगा। और ब्लड को दो ही भाग में बांटते हैं, एक ब्लड सेल्स और दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन। एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा होता है मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। बोन मैरो में कब तक बनती है, तो अब जिंदगी भर बोन मैरो में ही बनेगी और स्टेम सेल उसको बनाने का काम करेगी। अगला क्वेश्चन, सभी लोग जवाब लिखेंगे, सभी लोग जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। सीरम ब्लड से अलग कैसे, हमने बताया एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड, एक होता है सीरम। तो सीरम अलग कैसे हैं, ये सवाल ने पूछा है। तो पहला लिखा हुआ है एंटीबॉडीज, दूसरा है क्लोटिंग फैक्टर, तीसरा है एल्ब्यूमिन और चौथा है ग्लोबुलिन। सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड। तो सीरम की परिभाषा क्या लिखी दोस्तों, सीरम क्या होता है, सीरम हमने बताया कि जो आपका प्लाज्मा है, प्लाज्मा, इनमें से क्या माइनस कर दो, क्लोटिंग फैक्टर। क्या माइनस कर दो, क्लोटिंग फैक्टर। तो जो पीछे बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे।
तो पहला है एंटीबॉडीज, दूसरा क्लॉटिंग फैक्टर, तीसरा है एल्ब्यूमिन और चौथा है ग्लोबुलिन। तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये हमेशा कौन सा रहेगा, क्लॉटिंग फैक्टर। दोस्तों क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है ये ब्लड में कितने होते हैं आपको कोई पूछ ले तो जवाब लिख देना 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं। ये जो 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं इनको हम इस तरीके से लिखते हैं, और इन क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर जो नंबर 6 क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो हमेशा एब्सेंट रहता है। नंबर 6 जो होता है वो आज तक क्लास में नहीं आया, रोजाना एब्सेंट रहता है रसगुल्ला। बाकी सारे क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं ब्लड के अंदर, और अगर ये नहीं हो तो वहाँ पे ब्लीडिंग की रिस्क होती है। और ये टोटल नंबर में क्लॉटिंग फैक्टर कितने होते हैं, 13 होते हैं। याद रखने का तरीका आसान कि एक होता है आपका फिब्रिनोजन, क्या याद रख लोगे, फिब्रिनोजन याद रख लोगे, फिब्रिनोजन। एक आपका होता है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, FPT, CLS 6 नहीं है, S, ACP, PHF। यह आसान तरीका याद रखने का, FPT, CLS, ACP, PHF। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या है दोस्तों, थ्रोम्बोप्लास्टिन याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे कैल्शियम, अगला है यहाँ पे लेबाइल, अगला है यहाँ पे स्टेबिल, अगला है यहाँ पे एंटी हीमोफिलिक, अगला है यहाँ पे क्रिस्मस, अगला है यहाँ पे पावर स्टुअर्ट, अगला है यहाँ पे प्रोथ्रोम जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिनोजन, हिगमैन्स फैक्टर, हिगमैन्स फैक्टर, और फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सब क्लॉटिंग फैक्टर है। इन सबको अगर हम किससे सेपरेट कर दें, सीरम से सेपरेट कर दें, किसको, क्लॉटिंग फैक्टर को, तो पीछे क्या बचेगा दोस्तों, पीछे बच जाएगा आपका सीरम। तो अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को सेपरेट कर दे तो पीछे आपका कौन बच जाएगा, सीरम बच जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। ब्लड के अंदर कैल्शियम जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। ब्लड के अंदर बाकी क्लॉटिंग फैक्टर भी होता है लेकिन कैल्शियम का काम बड़े अच्छे लेवल पे, जोरदार लेवल पे होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी द ब्लड इज प्यूरिफाइड। ये जो हमारा ब्लड है जिसमें ब्लड सेल होती है, प्लाज्मा होती है, इस ब्लड में एक खास प्रकार की सेल होती है दोस्तों, RBC। और ये जो RBC होती है इसका काम होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ में बाइंड होता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन अटैच होने के लिए, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन अटैच होने के लिए ब्लड को जाना पड़ता है मेरे दोस्त लंग्स के पास में। किडनी ब्लड को कभी भी प्यूरिफाई नहीं करती है, फिर बता रहे हैं हम, किडनी ब्लड को कभी भी प्यूरिफाई नहीं करती है, किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है। जितने भी लोग डी जवाब लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान से जवाब लिखें, थोड़ा अगरबत्ती लगा के खुद को कॉन्फिडेंट करें, कहीं न कहीं ज्ञान में ध्यान की कमी है। याद रखना किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, और अगर इतनी छोटी गलतियां करोगे तो यहाँ पे हैशटैग रैंक जो है ये कैसे पार पड़ेगा बताओ। हमें तो इसके लिए जंग लड़ना है। किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, और दोस्तों लंग्स ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं, लंग्स ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ब्लड के प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन ऐड होना हीमोग्लोबिन के साथ में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होना और सैचुरेशन का इंप्रूव होना। और ये सैचुरेटेड ब्लड जो है वो आर्टरी के अंदर चलता है, और आर्टरी जो होती है वो ब्लड को बॉडी से दूर ले जाती है। ये हमने सुबह भी बताया आपको जब हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिव्यू करवाया था। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर सवाल है। हम प्यूरिफिकेशन और किडनी ही पढ़ते हैं और हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास में 2 किडनी की शक्ल के ही 2 फेफड़े हैं, और उनका काम है प्यूरिफिकेशन का, उनका काम फिल्ट्रेशन का नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, लीवर मेटाबॉलिक ऑर्गन है परवेंद्र। लीवर जो है उसको मेटाबॉलिक ऑर्गन कहते हैं, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी बात सत्य है माय डियर फ्रेंड, इनमें से कौन सी बात सत्य है। हाँ बिल्कुल, सवाल कह रहा है सीरम कंटेन ब्लड एंड फिब्रिनोजन। दूसरा लिखा हुआ है प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स। तीसरा लिखा हुआ है ब्लड कंप्राइजेज प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। चौथा लिखा हुआ है लिम्फ इज प्लाज्मा विद RBC एंड WBC। बताइए बताइए बताइए, अपने आप को कॉन्फिडेंट करिए।
लाइक बटन को प्रेस करें, अगरबत्ती लगाए जिनको समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा मामला, क्योंकि इससे आपके अंदर एक विश्वास आएगा। वो हमने बहुत बचपन में सुना था कि जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है तो पता है 100 बार फिसलती है ना, ऊपर चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, लेकिन मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उसके मन में एक विश्वास है, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन। ओहो, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। तो कर्म जो है वो कभी निष्फल नहीं होता है, कर्म के फल हमेशा अच्छे होते हैं, और कर्म करते रहें। और जवाब यही लिखना है जो हमने अभी तक आपको बताया कि आपके ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, आपके ब्लड के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। इनको फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट और मैट्रिक्स ये मिलके क्या बनाता है? ब्लड बनाता है। और ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू में ग्राउंड सब्सटेंस तो होगा, मैट्रिक्स तो होगा, तो ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। अगला क्वेश्चन, in a normal adult male what is the ratio of RBC, WBC and platelet per ml of blood? 1 ml ब्लड ले लो और वहां पे आप देखो कि 1 ml ब्लड में RBC, WBC और प्लेटलेट का रेशियो कितना है। सभी लोग रेशियो निकालें और देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। जवाब लिखिएगा। हाँ हाँ, जवाब लिखे भाई सभी लोग। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना होगा, हर एक समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार। हर एक समस्या का हल होता है, हर एक क्वेश्चन का जवाब होता है, जिंदगी की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सिर्फ मन के साथ में द्वार को देखे, द्वार को खोले, सही सलाह ले, सही लोगों को पूछे, अपने सलाहकार सही बनाए। और अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा तपना शुरू कर दे। इंटरेस्टिंग बात है, हम कहते हैं आरबीसी, हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी, और हम ये भी कहते हैं प्लेटलेट, और तीनों का रेशियो देखें दोस्तों तो आरबीसी कितनी होती है? 5 मिलियन। कितनी होती है? 5 मिलियन। जीरो कम पड़ रहा है, 5 मिलियन का मतलब हो गया 50 लाख, सैकड़ा, हजार और 10 लाख। डब्ल्यूबीसी होती है दोस्तों 11,000। कितनी बोलते हैं हम? 11,000, 11,000। और प्लेटलेट को बोलते हैं दोस्तों 3 लाख, 3 लाख, 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो। सिंपल है, 5,000, 11 और 300, 5,000, 11 और 300। कई लोगों ने ए जवाब लिखा है, कई ने सी जवाब लिखा है। सिंपल है, देखो कंसेप्ट, 5,000, 11 और 300 होगा। अब आप लिख रहे हैं 5,000, 11 और 3, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि प्लेटलेट कम कैसे हो सकते हैं दोस्तों डब्ल्यूबीसी से? इतना तो कम से कम कॉमन सेंस रखो। सवाल ने जिस सीक्वेंस में पूछा है जवाब भी उसी सीक्वेंस में होना चाहिए, नहीं तो मामला हो जाएगा उल्टा। समझ रहे हो बात को? द नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन ब्लड इज ऑलवेज मिलियंस, दैट इज 4 to 5 million. The normal value of WBC is always 11,000 and the normal value of platelet is 3 lakhs. WBC, RBC और प्लेटलेट का ये रेशियो रहता है दोस्तों। और आप कट करेंगे तो 5,000 क्या होती है? RBC, 11 क्या होती है? प्लेटलेट, और 300 क्या होती है? प्लेटलेट। 11 क्या है? WBC, 300 प्लेटलेट। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 5,000, 11 और 300, दैट इज ऑप्शन ए। अच्छा, इसको उल्टा नहीं लिखना है कि 50, 50 तो होगी नहीं, 11, 300 गलत है। 5,000, 11 और 3 होगी नहीं, और 50, 11 और 3 होगी नहीं। तो सिंपल कंसेप्ट क्या हो जाएगा? 5,000, 11 और 300। याद रह जाएगा, आसान है। आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपको जो क्वेश्चन में सीक्वेंस लिखी है कि पहले आपको क्या लिखनी है? आरबीसी, फिर क्या लिखनी है? डब्ल्यूबीसी, फिर क्या लिखनी है? प्लेटलेट। उसी सीक्वेंस में उतारना पड़ेगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द लाइफ स्पान ऑफ डब्ल्यूबीसी अप्रोक्सीमेटली। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान बता दीजिएगा दोस्तों। याद रखना, अलग अलग लाइफ स्पान होते हैं अलग अलग ब्लड सेल के। तो यहाँ पे हमें आरबीसी के लाइफ स्पान की बात करें तो आरबीसी जो होती है, एक मैच्योर आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहती है। एक मैच्योर आरबीसी कितने दिन तक जिंदा रहती है? 120 दिन तक जिंदा रहती है। एक मैच्योर प्लेटलेट जो होती है दोस्तों, ये प्लेटलेट कितने दिन तक जिंदा रहती है? तो एक मैच्योर प्लेटलेट जो है वो आपकी
11 दिन तक, 7 से 11 दिन तक जिंदा रहेगी। एक मैच्योर प्लेटलेट जो है वो 7 से 11 दिन तक जिंदा रहती है, 7 to 11 डेज। और एक मैच्योर WBC कितने दिन तक जिंदा रहती है, ये सवाल ने पूछा है। ना तो RBC का लाइफ पूछा है, ना प्लेटलेट का। अगर इन दोनों का लाइफ पूछे तो इन दोनों का लाइफ स्पान तो ये हो गया, इन दोनों का लाइफ स्पान तो ये हो गया। आपको WBC का पूछा है, लेस देन 10 डेज, बिटवीन 20 to 30 डेज, बिटवीन 2 to 3 मंथ्स और मोर देन 3 मंथ्स। जवाब लिखे दोस्तों, और जवाब में हिमाकत चाहिए, ताकत भी चाहिए, जोश भी चाहिए, जुनून भी चाहिए। सभी लोग जवाब लिखे। मैंने 2 के लाइफ स्पान आपको बता दिए, 1 इज RBC एंड 1 इज प्लेटलेट। और तीसरी का आपको मुझे बताना है कितना होना चाहिए, किसका, WBC का, क्योंकि यहाँ पे आपकी सेल है WBC। अच्छा, एक छोटा सवाल, WBC का कलर कैसा होता है? जैसे हमारी RBC रेड कलर की होती है, RBC रेड कलर की होती है, वैसे WBC का कलर क्या होता है? सभी लोग कमेंट करिएगा। लाइफ स्पान से पहले ये बता दीजिएगा कि WBC का कलर क्या होता है। कई लोगों ने यहाँ पे A जवाब लिखा है, कई लोगों ने B जवाब लिखा है। जिन्होंने A लिखा है उनका मानना है 10 दिन से कम, B लिखा उनका मानना है 20 से 30 दिन होता है WBC का लाइफ स्पान। तो WBC का कलर कैसा होता है? सभी लोग कमेंट करिएगा। WBC का कलर, मैक्सिमम लोगों ने जवाब लिखा है कि WBC व्हाइट कलर की होती है। सर, सबसे खोटा जवाब माय डियर फ्रेंड, सबसे खोटा जवाब। WBC इज ए कलरलेस सेल, WBC इज ए कलरलेस सेल। और इस बात के लिए तो आपको पनिशमेंट बनता है। अभी के अभी लाइक बटन प्रेस करे और खुद को विश्वास में लाए, क्योंकि विश्वास बहुत गड़बड़ा गया है ससुरा। WBC का कोई कलर नहीं होता है, और जिसका कोई कलर नहीं है उसको कलरलेस कहते हैं। WBC का कलर व्हाइट नहीं होता है, इसका नाम व्हाइट ब्लड सेल है, पर वास्तव में इसका कोई कलर नहीं होता है, ये कलरलेस सेल होती है। और इस नॉट सेट के एग्जाम में अगर आ गया ना रसगुल्लो, तो कहानी यहीं से बदल जाएगी। अगर आप ब्लड के सेल का कलर ही गड़बड़ है तो मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं, मामला आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो अपने आप को हिमाकत में लाए। अगर हम लाइफ स्पान की बात करें WBC का, तो वैसे ऑन एंड एवरेज 0 से 16 दिन होता है WBC का लाइफ स्पान। WBC सिर्फ एक सेल नहीं है, ये एक पूरा परिवार है जिसके अंदर ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट पाए जाते हैं। याद रखना, जब मैं WBC को क्लासीफाई करूं दोस्तों, WBC को, तो ये एक पूरा परिवार है जिसके अंदर एक तो होती है आपकी ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट्स, दूसरी वो होती है जो है ए ग्रेनुलोसाइट्स। WBC का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसको कलर करना पड़ता है। WBC का कोई कलर नहीं होता है तो इसको कलर करना पड़ता है। दोस्तों, जब हम इसको कलर करते हैं तो जो WBC कलर हो जाती है उनको तो बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट, मतलब जो कलर ले लेती है, जो कलर लेती है उसको तो बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट। और जो कलर नहीं लेती है, मतलब जो कलर्ड नहीं होती है, कलर्ड नहीं होती है, उसको बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी है? ग्रेनुलोसाइट होती है आपकी जैसे न्यूट्रोफिल, जैसे न्यूट्रोफिल। ग्रेनुलोसाइट होती है आपकी जैसे इओसिनोफिल। और आपकी एक और सेल जो ग्रेनुलोसाइट होती है उसको हम बोलते हैं बेजोफिल। याद रखना दोस्तों, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेजोफिल, 2 तरह की डाई काम में लेते हैं कलर करने के लिए। एक डाई होती है आपकी एसिडिक डाई, एक होती है आपकी बेसिक डाई। ये जो एसिडिक डाई होती है ये रेड कलर की डाई होती है, ये बेसिक डाई जो होती है ये ब्लू कलर की डाई होती है। बेसिक डाई को मैथिलीन ब्लू बोलते हैं और एसिडिक डाई को रेड कलर की डाई के नाम से जानते हैं, जिसको इओसिन भी बोलते हैं, इसलिए इसको इओसिनोफिल कहते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट आपका ब्लू कलर ले लेती है, ब्लू कलर, उसको बोलते हैं बेजोफिल। और जो ग्रेनुलोसाइट आपका एसिडिक कलर ले लेती है जिसको हम इओसिन कहते हैं, इओसिन मतलब एसिड, एसिड कलर, रेड कलर, ये कैसा कलर होता है? रेड कलर। और ब्लू डाई जो होती है, ब्लू कलर, ये कलर होता है मैथिलीन ब्लू। तो जो मैथिलीन ब्लू कलर ले लेती है वो ब्लू डाई होती है, वो बेजोफिल है। जो रेड कलर लेती है, एसिडिक कलर लेती है, इओसिन लेती है, उसको इओसिनोफिल या एसिडोफिल कहते हैं। और कुछ ऐसी होती है जो दोनों ही कलर ले लेती है, कुछ ऐसी होती है जो दोनों ही कलर ले लेती है। जो दोनों ही कलर ले लेती है वो न्यूट्रोफिल है। रेड प्लस ब्लू दोनों ही कलर ले ले उसको क्या बोलते हैं? उसको न्यूट्रोफिल बोलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों
ए ग्रेनुलोसाइट जो कि दो तरह की होती है, ये कलर नहीं लेती है, इनको एक को हम बोलते हैं मोनोसाइट और एक को हम क्या बोलते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वो कौन सी डब्ल्यूबीसी है जो नंबर में सबसे ज्यादा होती है, याद रखना एबंडेंट नंबर में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी, तो नंबर में सबसे ज्यादा पाई जाती है न्यूट्रोफिल। याद रखना नंबर में ज्यादा पूछे तो नंबर में मैक्सिमम इन नंबर, मैक्सिमम इन नंबर, नंबर में सबसे ज्यादा कौन सी डब्ल्यूबीसी होती है, तो जवाब होना चाहिए न्यूट्रोफिल। आपको यह पूछ ले दोस्तों कि नंबर में सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, नंबर में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल। आपको यह पूछ ले कौन सी डब्ल्यूबीसी के नंबर सबसे कम होते हैं, तो जवाब दे देना बेजोफिल। सबसे लेस होते हैं नंबर, नंबर में सबसे कम होती है बेजोफिल और नंबर में सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल। टोटल डब्ल्यूबीसी का लगभग 75% 76% न्यूट्रोफिल होती है और टोटल डब्ल्यूबीसी का 1% से भी कम होती है बेजोफिल। तो बेजोफिल के नंबर सबसे कम होते हैं, न्यूट्रोफिल के नंबर सबसे ज्यादा होते हैं। आपको यह पूछ ले कि कौन सी डब्ल्यूबीसी आकार में, साइज में सबसे बड़ी होती है, मैक्रो इन साइज, दैट इज मोनोसाइट। मोनोसाइट वो डब्ल्यूबीसी है जो आपकी साइज में लार्जेस्ट होती है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन सी है, वो मोनोसाइट है और ये साइज में कैसी होती है, बड़ी होती है डब्ल्यूबीसी दोस्तों। तो साइज में कौन सा डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए मोनोसाइट। अगर आपको यह पूछ लिया जाए कि साइज में सबसे छोटी कौन सी होती है, आपका जवाब होना चाहिए लिम्फोसाइट। स्मॉलेस्ट इन साइज, है ना, नंबर में सबसे कम बेजोफिल, नंबर में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल, साइज में सबसे बड़ी मोनोसाइट, साइज में सबसे छोटी लिम्फोसाइट। याद रह जाएगा दोस्तों, बड़ा आसान है, बड़ा इजी है कि कौन सी डब्ल्यूबीसी का क्या साइज है, किसका क्या नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछे कि ब्लड में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, कौन सी ब्लड सेल जो है वो ब्लड में नंबर में सबसे ज्यादा होती है, क्या जवाब लिखेंगे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करिएगा। अगर आपको ये पूछ ले कि ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली नंबर्स वाली ब्लड सेल कौन सी है, सभी लोग जवाब लिखे, कौन सा होना चाहिए जवाब, नंबर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ब्लड सेल। हरविंदर बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, यस इट इज, हाँ हाँ बिल्कुल, रूबीना बिल्कुल सही। आरबीसी, मोनोसाइट नहीं दोस्तों, न्यूट्रोफिल नहीं, ब्लड में पूछा है, ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अरे डब्ल्यूबीसी खुद ही 1000 में होती है, तो न्यूट्रोफिल की क्या औकात है कि वो मिलियन से ज्यादा हो जाए। आरबीसी ज्यादा होती है ब्लड में, इस बात को ध्यान रखो। आपको पूछा जाए कि ब्लड में ऐसा कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो साइज में सबसे छोटा है, ब्लड में ऐसा कौन सा डब्ल्यूबीसी है जो साइज में सबसे छोटा है, क्या कमेंट करेंगे, क्या जवाब लिखेंगे, एग्जाम में पूछ ले साइज में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है। डब्ल्यूबीसी पूछिए, इस बार साइज पूछिए, छोटी पूछिए, लिम्फोसाइट कर देना, बेजोफिल मत कर देना, लिम्फोसाइट करना दोस्तों। साइज में सबसे छोटी, ब्लड में पाई जाने वाली सबसे छोटी ब्लड सेल कौन सी है, ब्लड में पाई जाने वाली सबसे छोटी ब्लड सेल कौन सी है, ये पूछ ले। ब्लड में पाई जाने वाली सबसे छोटी, लिम्फोसाइट मत कर देना, क्योंकि ब्लड में सबसे छोटी होती है प्लेटलेट, ब्लड में सबसे छोटी होती है प्लेटलेट। ब्लड में सबसे ज्यादा नंबर होता है आरबीसी के, ब्लड में सबसे डब्ल्यूबीसी छोटी होती है लिम्फोसाइट, ब्लड में जिस डब्ल्यूबीसी के नंबर सबसे ज्यादा होता है वो न्यूट्रोफिल है। बातें बहुत गहरी है और एग्जाम में सवाल गहराई के साथ में आता है, और जिसने गहराई को नाप दिया वो डेफिनेटली पार कर जाएगा। है, लगाते हैं गोताखोर पानी में, है ना, गोताखोर जो है वो पानी में डुबकी लगाते हैं और मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इन गहराइयों में जरूर उतरिएगा, हर बार मुट्ठी खाली नहीं आएगी, एक ना एक दिन तो मोती मिलेंगे, और मोती तो गहराई में जाने से ही मिलेंगे। बस डूबना नहीं है, तैरना है दोस्तों। नॉर्मल लेवल कितना है हीमोग्लोबिन का 100 ml ब्लड में एक वुमन के अंदर, सभी लोग जवाब लिखिएगा, जवाब लिखे दोस्तों। अरे साइकेट्री की क्लास अभी तो हुई है, इससे पहले मेरे रसगुल्ले, साइकेट्री की क्लास अभी इस क्लास से जस्ट पहले हुई है, तो डोंट बी एब्सेंट, जस्ट कम एंड टेक द क्लास, है ना, रोज होती है क्लास। तो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड इन वुमन, तो मेल के अंदर तो लगभग 15 ग्राम % होता है
और फीमेल के अंदर थोड़ा सा कम होता है तो हम 14 बोल सकते हैं। या 1820 तो किस में होता है? न्यूबॉर्न के अंदर। किस में होता है? न्यूबॉर्न के अंदर। और किसी का भी 10 ग्राम है तो वह एनीमिया है, क्योंकि हम बोलते हैं कि अगर 11 ग्राम से, अब WHO क्या कहता है कि 11 ग्राम परसेंटेज से अगर हीमोग्लोबिन कम है तो वो मरीज किस में काउंट होगा? एनीमिया में काउंट होगा। नॉर्मल हीमोग्लोबिन मेल का कितना होता है? 15, और फीमेल जो है उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? लगभग 14 तो होना ही चाहिए। न्यूबॉर्न में 18 से 20, और अगर हीमोग्लोबिन 11 ग्राम परसेंटेज से कम है तो उसको एनीमिया की कैटेगरी में डाल देंगे अकॉर्डिंग टू द WHO माय डियर फ्रेंड। एक और बड़ा बेहतरीन सवाल है जो BSF का एग्जाम हुआ था SI का, उसके अंदर पूछा हुआ सवाल है ये कि साहब बता दीजिए ब्लड सर्कुलेशन को सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? ये हमारा जो ब्लड है ये पाया जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर। तो ब्लड जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पाया जाता है, इस ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन करने वाले भाई साहब कौन है? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ये जीनर है, दूसरा ये विलियम हार्वे है, तीसरा ये मेंडल है, चौथा है ये पाश्चर है। पाश्चर है ना, मिल्क का पाश्चराइजेशन किया इन्होंने, पर ब्लड के बारे में इनको कुछ भी नहीं आता था। ये जो आपके विलियम हार्वे भाई साहब है, इन्होंने सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया। दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताने का श्रेय किसको जाता है? विलियम हार्वे को जाता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, बाकी सारे गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन, इस सवाल ने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड के अंदर पाए जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, वो होता है बेसिकली प्लाज्मा के अंदर, और उनका काम होता है कोएगुलेशन का, है ना। प्लाज्मा के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लॉटिंग फैक्टर, और क्लॉटिंग फैक्टर क्या कर सकते हैं? कोएगुलेशन कर सकते हैं। और ये जो कोएगुलेशन की मैकेनिज्म होती है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है दोस्तों? कोएगुलेशन की जो मैकेनिज्म होती है, याद रखना, कोएगुलेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा। कोएगुलेशन प्लाज्मा की प्रॉपर्टी है, और कोएगुलेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बनता है? तो आपका जवाब थ्रोम्बस नहीं होना चाहिए, आपका जवाब क्लॉट भी नहीं होना चाहिए। कोएगुलेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम नाम देते हैं फिब्रिन। क्या नाम देते हैं दोस्तों? फिब्रिन। एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, इसको फिब्रिन के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इस कोएगुलेशन की मैकेनिज्म के अंदर, कोएगुलेशन की मैकेनिज्म है, मान लो ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, और ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल अगर कहीं से भी रप्चर होती है, नॉर्मल हेल्दी ब्लड वेसल जो होती है उसके अंदर एक लाइनिंग होती है, इसको एंडोथेलियल लाइनिंग कहते हैं। हेल्दी ब्लड वेसल के अंदर एक लाइनिंग होती है, और इस लाइनिंग को हम नाम देते हैं एंडोथेलियल लाइनिंग। ड्यू टू एनी इंजुरी और एनी प्रेशर ऑफ द ब्लड वेसल, ये जो हेल्दी एंडोथेलियल लाइनिंग है ब्लड वेसल की, ये मान लो कभी किसी कारण से रप्चर होती है, डैमेज होती है, तो जैसे ही एंडोथेलियल लाइनिंग डैमेज होगी, इस एंडोथेलियल लाइनिंग के यहाँ पे जो हमारा ब्लड है, जो ब्लड वेसल के अंदर चल रहा है, वो यहाँ से लीक होना शुरू होगा। इसके लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए इस ब्लड के अंदर पाई जाने वाली एक ब्लड सेल जिसका नाम है प्लेटलेट, वो तुरंत आके सबसे पहले यहाँ पे एडियर होएगी, दूसरी आएगी वो यहाँ पे एडियर होएगी, तीसरी आएगी वो यहाँ पे एडियर होएगी। प्लेटलेट वो सेल है जो सबसे पहले आके वहाँ पे चिपक जाती है जहाँ से ब्लड निकलना शुरू होता है। इसको बोलते हैं प्लेटलेट का एडियर होना। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले एडियर मतलब चिपकना, तो सबसे पहले प्लेटलेट चिपक जाती है, बाकी वाली प्लेटलेट को भी बुलाती है कम कम माय डियर फ्रेंड, कम कम, हेयर इज लीकेज, यहाँ से लीकेज हो रहा है। ये सबसे पहला काम उन्होंने किया। इतना करने के बाद में दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम होगा ये एक प्लेटलेट दूसरी से जुड़ रही है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट का एग्रीगेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एग्रीगेशन। एक प्लेटलेट दूसरी प्लेट से जुड़ रही है, इसको एग्रीगेशन कहते हैं। और जब ये प्लेटलेट आपस में जुड़ जाती है तो इन्होंने एक प्लग बना दिया यहाँ पे, ताकि ब्लड यहाँ से बाहर नहीं जाए। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। क्या बोलते हैं? प्राइमरी प्लेटलेट प्लग। पर ये प्लग बड़ा अनस्टेबल होता है, अगर इसको स्टेबिलिटी नहीं दी गई तो ये हट जाएगा और यहाँ से ब्लड निकलने लग जाएगा। तो अगला काम क्या होगा? अगला काम ये होगा कि ये जो आपका कोएगुलेशन प्रोसेस है, इसमें जो फिब्रिन बना है, ये फिब्रिन आके क्या करेगा? ये फिब्रिन आके इसके ऊपर जम जाएगा और ऐसे एक जाली बना देगा दोस्तों, और इसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बस। तो यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सी ब्लड सेल जो है वो इस क्लोटिंग की मैकेनिज्म में अपना रोल प्ले करती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे आरबीसी आके नहीं जमी थी, एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं।
यहाँ पे ल्यूकोसाइट आके नहीं जमी थी, क्योंकि ये जो है डब्ल्यूबीसी का नाम है। और यहाँ पे न्यूट्रोफिल भी आके नहीं जमी थी, क्योंकि ये भी डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। यहाँ आके कौन जमी? यहाँ आके थ्रोम्बोसाइट जमी, जिसको हम प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट का नाम ही थ्रोम्बोसाइट इसीलिए है क्योंकि वो प्लेटलेट है और वो थ्रोम्बस के बनने के प्रोसेस में मदद करने वाली ब्लड सेल है। आरबीसी कभी भी थ्रोम्बस बनाने में मदद नहीं करेगी, डब्ल्यूबीसी कभी भी थ्रोम्बस बनाने में मदद नहीं करेगी, न्यूट्रोफिल कभी ये मदद नहीं करेगी। इस मदद को करने का काम जिस ब्लड सेल का है उसको हम थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों प्लेटलेट के नंबर ब्लड में कम हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है, और इसके नंबर ज़्यादा हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोसिस कहलाता है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेयर आर द प्लेटलेट प्रोड्यूस? प्लेटलेट कहाँ प्रोड्यूस होती है दोस्तों? पहला ऑप्शन कह रहा है इन लीवर, इन स्प्लीन, इन गॉल ब्लैडर, इन मेगाकैरियोसाइट्स। विच इज द करेक्ट वन? सभी लोग जवाब लिखे भाई, कहाँ बनती है प्लेटलेट? हाँ, प्लेटलेट कहाँ बनती है? MI रसगुल्ले कल सुबह 10:15 बजे पढ़ेंगे, कल सुबह 10:15 की क्लास में पढ़ेंगे। अभी प्लेटलेट पे फोकस कर लो। हाँ, सभी लोग जवाब लिखिएगा अपने अपने तरीके से। क्या बोला हमने यहाँ पे? क्या बोला हमने यहाँ पे? अरे भाई साहब, इतने जवाब एक ही सवाल के 4 जवाब, इसका मतलब मामला थोड़ा ढीला डाला है भाई। अभी तक मामला जमा नहीं है, अभी तक मामला जमा नहीं है। तो तुरंत प्रभाव से अपने आप को कॉन्फिडेंट करें, अगरबत्ती लगाएं, खुद को अपने साथ करें, और जितने सेशन में लोग हैं 1100 लोग हैं, अगले 10 मिनट में नंबर हो जाना चाहिए डबल, क्योंकि बातें होने वाली है ब्लड को लेके बहुत सारी। हमने बोला प्लेटलेट कहाँ प्रोड्यूस होती है? मेरे दोस्तों, प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबकी सब बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनती है। कौन बनाती है? स्टेम सेल बनाती है। स्टेम सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? लिम्फोइड और माइलोइड। एक होती है माइलोइड और एक होती है लिम्फोइड। दोस्तों, लिम्फोइड से तो लिम्फोसाइट बनती है और माइलोइड आगे जाके डिवाइड होगी, और इस माइलोइड से एक सेल बनेगी, और इस सेल को नाम देते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M। और ये जो M है, ये M है मेगाकैरियोसाइट, मेगाकैरियोब्लास्ट। और ये जो मेगाकैरियोब्लास्ट है, ये आगे जाके बनाएगी मेगाकैरियोसाइट, और मेगाकैरियोसाइट आगे जाके बनाएगी प्लेटलेट। तो मेरे प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर तो ये प्लेटलेट है, लेकिन जब मैं बोन मैरो में बात करूं दोस्तों, जब मैं बोन मैरो में बात करूं तो बोन मैरो में ये इन नामों से जानी जाती है। इसका पहला नाम है स्टेम सेल, इसका दूसरा नाम है माइलोइड सेल, इसका तीसरा नाम है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M, इसका चौथा नाम है मेगाकैरियोब्लास्ट, और इसका 5वां नाम है मेगाकैरियोसाइट। ये सभी बातें प्लेटलेट से रिलेटेड है। तो प्लेटलेट की प्री मैच्योर या प्रीकर्सर सेल सारी की सारी किसमें पाई जाती है? प्लाज्मा के अंदर। तो प्लेटलेट इज प्रोड्यूस इन ब्लड। याद रखना, कभी भी ये लीवर, स्प्लीन या गोल ब्लैडर में नहीं होगी। ये लीवर और स्प्लीन में हिमेटोपोइसिस जो है वो जब अपन मदर के वुम में थे तब था, आज नहीं है। आज तो बोन मैरो में है, और बोन मैरो में ये काम इस तरीके से होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये प्लेटलेट के बनने का तरीका है। अगर आपको कोई आरबीसी का पूछे तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? एरिथ्रोब्लास्ट, और उससे बनती है रेटिकुलोसाइट, और इससे बनती है मैच्योर आरबीसी, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। समझ रहे हो बात को? अगला क्वेश्चन, अगर आपको डब्ल्यूबीसी का पूछे तो कौन सी सेल होगी? है ना, डब्ल्यूबीसी किससे बनेगी भाई? कमेंट करिएगा भाई। प्लेटलेट का मैंने आपको बता दिया मेगाकैरियोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट, ये मैंने बता दिया। और आरबीसी का मैंने बता दिया जो है आपका रेटिकुलोसाइट। तो आप प्रीकर्सर या प्री मैच्योर सेल बता दीजिए डब्ल्यूबीसी की। चलिए, सभी लोग कमेंट करेंगे डब्ल्यूबीसी की प्री मैच्योर और प्रीकर्सर सेल कौन सी होती है। इंतजार रहेगा आपके जवाब का। सभी लोग जवाब लिखे डब्ल्यूबीसी की। पहला कौन सा लिख दिया हमने? मेगाकैरियोसाइट। किसकी है? प्लेटलेट की। आरबीसी की पूछे तो रेटिकुलोसाइट, तो डब्ल्यूबीसी की पूछे तो अरे लिम्फोसाइट, लिम्फोइड। ये लिम्फोसाइट कैसे होगी? लिम्फोसाइट तो खुद मैच्योर सेल है, लिम्फोसाइट तो खुद मैच्योर सेल है। अरे लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट नहीं है, वो तो एक डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का मतलब लिम्फोसाइट तो नंबर में बहुत कम डब्ल्यूबीसी होती है। उसको याद करो ना, जो नंबर में सबसे ज्यादा होती है न्यूट्रोफिल।
न्यूट्रोफिल किससे बनेगी? वही डब्ल्यूबीसी की प्रीमेच्योर सेल होगी। लिम्फोब्लास्ट लिम्फोसाइट गलत है मेरे दोस्त, इससे तो लिम्फोसाइट बनती है, वो तो कोई काम की नहीं है, वो तो डब्ल्यूबीसी का एक छोटा सा पार्ट है। हम तो न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल की बात करते हैं। न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी का मतलब ही है न्यूट्रोफिल, क्योंकि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल की प्रीकर्सर सेल कौन सी होगी? अरे माइलोइड तो बड़ा नाम है भाई, माइलोइड तो बड़ा नाम है, उससे माइलोब्लास्ट बनेगी। आगे कौन सी सेल बनेगी? जैसे यहां पे मेगाकैरियोसाइट बनी ना, यहां पे रेटिकुलोसाइट बनी ना, तो यहां पे न्यूट्रोफिल की कौन? न्यूट्रोफिल तो मैच्योर सेल है, न्यूट्रोफिल इज ए मैच्योर सेल, उसकी प्रीकर्सर सेल पूछी है हमने, प्रीकर्सर सेल न्यूट्रोफिल की। फिर माइलोइड, मोनोब्लास्ट नहीं माइलोब्लास्ट, सोनाली रामावत, यही तो जो आप चाहते थे हम भाई। माइलोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट नहीं कहते उसको, माइलोब्लास्ट, माइलोसाइट कहते हैं बेसिकली। याद रखना, मेगाकैरियोसाइट, रेटिकुलोसाइट और माइलोसाइट। आपने एक वर्ड सुना होगा माइलोसप्रेशन, सुना ही है? माइलोसप्रेशन क्या है? माइलोसप्रेशन, माइलोसप्रेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे डब्ल्यूबीसी नहीं बनेगी, माइलोसाइट नहीं बनेगी, न्यूट्रोफिल नहीं बनेगी। न्यूट्रोफिल नहीं बनना मतलब डब्ल्यूबीसी का नहीं बनना है कि नहीं है? हाँ हाँ, माइलोसाइट, माइलोसाइट यस, माइलोब्लास्ट की प्रीकर्सर सेल। चलिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बेजोफिल एंड इयोसिनोफिल? ये बताइए आप तो, बेजोफिल और इयोसिनोफिल का रेशियो बता दीजिए। बेजोफिल और इयोसिनोफिल का रेशियो बता दीजिए। सभी लोग जवाब लिखिए भाई, क्या आंसर होना चाहिए? बात बहुत गहरी है, जी हाँ बात बहुत गहरी है, कुछ बातें गहरी ही अच्छी लगती है और ये उनमें से एक है। और ये नॉरसेट भी बहुत गहरा है, नाप चुके हैं गहराइयाँ, अब जरूरत है इनमें डुबकी लगा के एक तैराक बनने की। और आप में वो ताकत है, वो हिमाकत है, वो जोश है, वो जुनून है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म तुम्हारा फल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप बस अपने कर्म करते रहे, बेस्ट कर्म। बेजोफिल और इयोसिनोफिल, व्हाट इज द करेक्ट वन? व्हाट इज द करेक्ट वन? हमने रेशियो पूछा है, याद रखना सबसे छोटी है बेजोफिल, जो लगभग 1% के आसपास होती है। तो अगर मैं इयोसिनोफिल की बात करूं दोस्तों, तो ये लगभग 4% के आसपास होती है। तो रेशियो क्या बन जाएगा? 1:4। रेशियो क्या बन जाएगा? 1:4। इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग, इट्स राइट माय डियर फ्रेंड। हमने बताया था न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे कौन होगी? दूसरे नंबर पे कौन होगी दोस्तों? दूसरे नंबर पे होगी सर, दूसरे नंबर पे होगी सर कौन? कौन होगी? लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर इयोसिनोफिल, फिर बेजोफिल। यह सीक्वेंस। सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है, सबसे कम बेजोफिल है। बेजोफिल 1% है तो इयोसिनोफिल 4% है। इयोसिनोफिल 4% है तो मोनोसाइट जो है वो 8-10% है। लिम्फोसाइट 20% है, न्यूट्रोफिल 80% है। न्यूट्रोफिल 80% है। तो ये सबसे ज्यादा नंबर में होती है, ये सबसे कम नंबर में होती है। दोनों बातें ध्यान रखना, बातें हैं पते की। अगले सवाल है की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है? दिस प्लाज्मा प्रोटीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन। इनमें से कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ब्लड कोएगुलेशन के लिए जिम्मेदार है? कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ब्लड कोएगुलेशन के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, सीरम एमाइलेज और एल्ब्यूमिन। ब्लड के कोएगुलेशन के लिए जिम्मेदार प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? रिपीट करें, दिस इज रिपीट माय डियर फ्रेंड। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती है 76%, लिम्फोसाइट होती है 20%, ये भाई साहब होते हैं 10%, ये होते हैं 4 से 5%, ये होती है 1%। वरीयता सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला न्यूट्रोफिल को, सबसे कम स्थान मिला बेजोफिल को, दूसरे नंबर पे आई लिम्फोसाइट, तीसरा नंबर लगा मोनोसाइट का। बहुत इंपॉर्टेंट है, दर्द गहरे हैं। प्लाज्मा प्रोटीन जो कि ब्लड कोएगुलेशन के लिए जिम्मेदार है, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, सीरम एमाइलेज और एल्ब्यूमिन। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल है ब्लड के कोएगुलेशन के लिए? कोएगुलेशन वाली प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है? बताइए 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 भाई बताइए। फिब्रिनोजन बोल रहे हैं कुछ रसगुल्ले। हाँ फिब्रिनोजन। दूसरा
दूसरा है ग्लोब्यूलिन, तीसरा है सीरम एमाइलेज और चौथा है एल्ब्यूमिन। ब्लड कोएगुलेशन वाली, अरे क्लॉटिंग फैक्टर जरूरी है भाई, इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है? फिब्रिनोजन इज ए क्लॉटिंग फैक्टर, जो किस में कन्वर्ट होता है? फिब्रिन के अंदर, और तभी तो ब्लड कोएगुलेट होगा। कौन करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट? फिब्रिनोजन फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है? जो आप लिख दीजिएगा, ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन जो है ये प्रोटीन है, क्लॉटिंग फैक्टर का पार्ट नहीं है। और एमाइलेज जो है वो तो पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है। लेकिन आपको ये बताना है कि फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है, और इसका नाम है इंतजार कर रहा हूं मैं, प्रोथ्रोम्बिन नहीं, थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं, कैल्शियम नहीं, बहुत खोटे खोटे जवाब आ रहे हैं। थ्रोम्बिन, राहुल पुरोहित, बहुत अच्छे। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ना, सेकंड नंबर क्लॉटिंग फैक्टर, वो एक्टिवेट होता है और इसको एक्टिवेट करता है विटामिन के, और इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है थ्रोम्बिन। कौन सी होती है? थ्रोम्बिन। और ये जो थ्रोम्बिन है ये कन्वर्ट करता है दोस्तों फर्स्ट नंबर क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट फॉर्म में, और फर्स्ट नंबर क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजन। और फिब्रिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया? फिब्रिन के अंदर। और फिब्रिनोजन को फिब्रिन में किसने कन्वर्ट किया? थ्रोम्बिन ने। क्लियर है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा ए। अगला क्वेश्चन, सवाल कह रहा है डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, ऐसा कौन सा गुलगुला सेल है जिसके पास में डीएनए ही नहीं होता है? हमारी बॉडी जो सेल का डिवीजन होता है जिसमें, तो हर एक सेल के पास में डीएनए होता है। डीएनए ही है जो सेल को डिवाइड करता है। माइटोटिक डिवीजन, सेल में कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। और माइटोसिस में क्या होता है? दो डॉटर सेल बनती है जिसमें समसूत्री विभाजन होता है, और एक सेल जिसके क्रोमोसोम 46 है, तो दोनों डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम 46 होते हैं। सेम सूत्र वाला विभाजन लगातार चलता है, इसको डिवीजन कहते हैं। और ये माइटोटिक डिवीजन है। कौन सी सेल में डीएनए नहीं है? कहने का मतलब है कौन सी सेल से नई सेल नहीं बनती है। पहला लिखा हुआ है एन्यूक्लिएटेड ओवम, दूसरा है हेयर रूट, तीसरा है मैच्योर स्पर्मेटोजोवा। याद रखना दोस्तों, ओवा, स्पर्मेटोजोवा, हेयर रूट, ये वो सेल है जिसके पास में डीएनए होता है, जो माइटोटिक डिवीजन का पार्ट बनती है। और इन सेल के अंदर डीएनए भी होगा, लेकिन आरबीसी से आरबीसी आज तक नहीं बनी, भगवान की कसम। एक मैच्योर आरबीसी ब्लड में आती है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। जिंदगी भर नहीं, 120 दिन तक, इतनी इसकी लाइफ स्पान है, तब तक वो आरबीसी ही रहती है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है और इसके अंदर डीएनए भी नहीं होता है, और आरबीसी से आरबीसी बनती भी नहीं है। ऐसा आप कहीं पे भी नहीं देखोगे कि एक आरबीसी से दूसरी आरबीसी बन गई, पॉसिबल ही नहीं है। क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अगला लिखा हुआ है ग्लोबुलिन ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, ग्लोबुलिन पाया जाता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। ब्लड के प्लाज्मा के अंदर दो प्रोटीन, मेजर प्रोटीन होता है। एक मेजर प्रोटीन का नाम है एल्ब्यूमिन और दूसरे मेजर प्रोटीन का नाम है ग्लोब्यूलिन। आपको सवाल ने पूछा है कि जो ब्लड के अंदर दो मेजर प्रोटीन पाई जाती है, एक एल्ब्यूमिन और दूसरी ग्लोब्यूलिन, तो ये जो ब्लड के अंदर ग्लोब्यूलिन पाई जाती है, इस ग्लोब्यूलिन का क्या काम है और एल्ब्यूमिन का क्या काम है? पहला है डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा है ब्लड क्लोटिंग, तीसरा है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और चौथा है ऑस्मोटिक बैलेंस। याद रखना दोस्तों, एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑनकोटिक और ऑस्मोटिक वाला। ये ऑनकोटिक एंड ऑस्मोसिस का जो काम किया जाता है, ये काम एल्ब्यूमिन करती है। कौन करती है? एल्ब्यूमिन करती है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाने का काम, मेजर ऑस्मोटिक प्रोटीन जो है वो एल्ब्यूमिन को माना जाता है। फिर बता रहे हैं, ध्यान रखियो, फिर बता रहे हैं, ये एल्ब्यूमिन का काम है। जिनको भी जवाब देने में कठिनाई हो रही है, अगरबत्ती लगाए, मतलब लाइक बटन को प्रेस करें, अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। आप कहोगे सर ये बार बार लाइक बटन से कैसे कॉन्फिडेंस आता है? करके देखो, ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ बातें जो होती है वो हमारे ज्ञान से परे होती है। जैसे अगर आपके दिमाग में आए कि भाई साहब एक छोटा सा चूहा, उसके ऊपर एक बेहतरीन, एक बहुत ही कलाकार, ज्ञानवान भगवान की सवारी, भगवान गणेश चूहे की सवारी करते हैं, बोले ये कैसे पॉसिबल है? इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये होता है, क्योंकि जहां आपकी सोच खत्म हो जाती है ना, वहां से ये कंसेप्ट शुरू होते हैं जिसमें पावर बड़ा जबरदस्त है कि नहीं है? ये है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो एल्ब्यूमिन बनाता है। ये डी आंसर बिल्कुल खोटा है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करती है,
ये भी यहाँ पे गलत है। ब्लड का क्लोटिंग फैक्टर करते हैं, कोई भी ब्लड सेल क्लोटिंग नहीं करती है, और अगर कोई सेल क्लोटिंग में भाग लेती है तो उसको प्लेटलेट के नाम से जानते हैं। तो ये काम भी ग्लोब्यूलिन का नहीं है। तीनों काम क्या हो गए, खराब हो गए दोस्तों। क्या काम बचा है, ये काम क्या बचा है, ये बचा है आपका डिफेंस मैकेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, ये काम बचा आपका डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बॉडी डिफेंस में ग्लोबुलिन नाम की प्रोटीन का रोल है, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। आपको अगर याद हो तो इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये प्लाज्मा सेल कहलाती है, और ये सब ग्लोबुलिन है, चाहे वो IgG हो, चाहे वो IgA हो, चाहे IgM हो, चाहे IgD हो। आप कहोगे हाँ सर ये हम भूल कैसे गए। अरे भूल इसलिए गए दोस्त क्योंकि यहाँ पे विश्वास की कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है। ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन आर ग्लोबुलिन एंड ग्लोबुलिन इज ए डिफेंस मैकेनिज्म वाला सेल। पूछा हुआ सवाल है रिपीटेडली, फिर बता रहे हैं। छोटे सवाल बड़ा घाव दे के जाएंगे, और मैं हमेशा एक बात पे फोकस करूंगा कि 7 साल के अपने स्टडी वाले इतिहास के अंदर, पिछले 7 साल में जो मैंने आज तक पढ़ाया है, मैंने एक अपने पूर्ण निष्कर्ष के साथ में एक अपना पूर्ण ज्ञान अगर मैं लगा के बताऊं आपको, तो इस 7 साल का इतिहास गवाह है कि जिस भी बच्चे में नॉर्सेट के एग्जाम में रैंक निकाली और जिसकी बच्चे की रैंक निकलने से रह गई, उसमें बड़ा अंतर था कि उसने आते हुए सवालों को गलत किया। और ऐसे 3 सवाल अगर कोई गलत कर दे दोस्तों तो मामला बहुत गड़बड़ा जाता है। तो आप आते हुए 3 सवाल अगर गलत करके आते हो तो ये महापाप लगता है, जो महाकुंभ में नहाने के बाद में भी पवित्रता में तब्दील नहीं होता है। आते हुए सवालों को गलत मत करना, आपको सब लोगों को इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है। फिर बता रहा हूं क्योंकि यही छोटे सवाल एग्जाम में आपको गड़बड़ कराएंगे। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इज हैविंग। लिम्फ आपने देखा होगा, एक तो होता है ब्लड, एक होता है लिम्फ। क्लियर है? हाँ, एक होता है लिम्फ और एक क्या होता है, एक होता है ब्लड। आपको बताना है कि इन दोनों के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। हाँ, लिम्फ और ब्लड में मेजर डिफरेंस क्या है, बता दीजिए भाई। लिम्फ और ब्लड में मेजर डिफरेंस क्या है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। और यहां पे कुछ लोगों ने जवाब लिखे हैं। पहला ऑप्शन है नो प्लाज्मा, दूसरा लिखा है मोर आरबीसी एंड लेस डब्ल्यूबीसी, तीसरा लिखा हुआ है मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, चौथा लिखा हुआ है प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन। अरे भाई तुम नॉर्थ सेट की तैयारी कर दो, सीएचओ तो हम नॉर्थ सेट के बाद में चुटकियों में बना देंगे। सीएचओ बनाने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। ये आपके साथ में तो नॉर्थ सेट ही खेलेगा, सीएचओ तो ऐसे ही हो जाएगा मामला। बस आप नॉर्थ सेट की अभी गंभीरता के साथ में तैयारी करें, और जिनको सीएचओ बनना है वो नॉर्थ सेट के बाद मिले। एड्रेस बहुत साफ है, व्यास भवन, सरदारपुरा ए रोड, जोधपुर। सीएचओ ही निकलते हैं वहां से सारे, वो तो आसानी से निकल जाते हैं। अरे वहां से तो हैशटैग रैंक चलता है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सीएचओ ऐसे ही बन जाओगे, परेशान मत हो, अभी इस पे फोकस करो। अगर किसी फ्लूइड के अंदर आरबीसी है लेकिन डब्ल्यूबीसी है लेकिन आरबीसी नहीं है, प्लाज्मा तो होगा, आरबीसी नहीं होगी, आरबीसी नहीं होगी, और बिना प्लाज्मा की प्रोटीन होती ही नहीं है। तो लिम्फ क्या है, लिम्फ है मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी, मोर डब्ल्यूबीसी एंड नो आरबीसी। इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। ये ब्लड नहीं है, और ब्लड है तो उसमें आरबीसी है, तो इसलिए ब्लड का कलर लाल होता है, और लिम्फ जो होता है वो कलरलेस फ्लूइड है। तो लिम्फ और ब्लड में थोड़ा फर्क है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डब्ल्यूबीसी विच रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग। डब्ल्यूबीसी का अलग अलग वेराइटी बताई हमने। डब्ल्यूबीसी में हमने न्यूट्रोफिल बताया, डब्ल्यूबीसी में हमने बेजोफिल बताया, इओसिनोफिल बताया, मोनोसाइट बताया, लिम्फोसाइट बताया। सबका काम होता है, आपको यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का काम ही तो बताना है। हाँ, डब्ल्यूबीसी विच रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन, जवाब लिखिएगा दोस्तों। हाँ, सीएचओ की सैलरी भी 40,000 होती है, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छी पोस्ट है, लेकिन हम बोलते हैं कि उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। सीएचओ एग्जाम को क्लियर करना आसान है एज कंपेयर टू नॉर्थ सेट एग्जाम। इन दोनों में हम डिफरेंस बता रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सीएचओ के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये नॉर्थ सेट के बाद में करेंगे हम, और अभी हम नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। सीएचओ के क्वेश्चन का पैटर्न इतना जबरदस्त अलग होता है कि उसमें सीधे सवाल ज्यादा आते हैं। नॉर्थ सेट के पेपर में घुमावदार सवाल आते हैं।
आप दोनों में कंफ्यूज ना रहें। कई लोग होते हैं जो CHO और नॉट सेट के अंदर फर्क नहीं समझ पाते हैं। आपको फर्क समझना है, क्योंकि सफलता से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। और ऑफिसर तो बन के रहेंगे, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो और चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर हो, दोनों ही ऑफिसर है, ऑफिसर ही ऑफिसर बन जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है WBC विच रिलीज हिपेरिन एंड हिस्टामिन। याद रखना दोस्तों, हिपेरिन और हिस्टामिन हमेशा रिलीज होते हैं एलर्जिक कंडीशन के अंदर, एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर। ये दोनों कब होते हैं? ये दोनों कब होते हैं? हिपेरिन और हिस्टामिन एनाफाइलेटिक रिएक्शन के अंदर। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन होती है उसमें रिलीज होता है हिपेरिन। याद रखें, जो आपकी न्यूट्रोफिल है, हाँ, जो आपकी न्यूट्रोफिल है, ये जो न्यूट्रोफिल है ये आपकी हमेशा एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, कौन से इन्फेक्शन में? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर न्यूट्रोफिल के नंबर दोस्तों क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। दूसरा लिखा हुआ है मोनोसाइट। मोनोसाइट एक फैगोसाइटिक सेल है, फैगोसाइटिक सेल है, और ये मैक्रोफेजेज के नाम से जानी जाती है। मैक्रोफेजेज जो फैगोसाइटोसिस का काम करती है। ये इयोसिनोफिल जो होती है दोस्तों, इयोसिनोफिल जो होती है, इसके नंबर बढ़ते हैं एलर्जिक रिएक्शन के अंदर। एलर्जिक रिएक्शन जैसे अस्थमा है, हे फीवर है, अस्थमा है, हे फीवर है, इस कंडीशन के अंदर इसके नंबर बढ़ते हैं इयोसिनोफिल के। तो पीछे क्या बच गई? बेजोफिल, जो कब बढ़ेगी? जब आपकी बॉडी में एनाफाइलेटिक रिएक्शन होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा, पूरे शरीर पे अर्टिकेरिया हो जाएगा, हाइव्स बन जाएंगे, अरे दापड़ बोलते हैं, दापड़ दापड़ हो जाएंगे, खुजली होगी। ये बेजोफिल की वजह से होती है। बेजोफिल जो होती है वो क्या क्या सीक्रेट करती है? आपका हिपेरिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, लोकल इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कहते हैं, और ये सारे के सारे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ए होगा। इसको हम बेजोफिल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल सही, बेजोफिल। अगला क्वेश्चन, सवाल कह रहा है WBC विच आर द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल। कौन सी WBC सबसे ज्यादा एक्टिव फैगोसाइटिक सेल होती है? हाँ, पहला लिखा हुआ है लिम्फोसाइट एंड मैक्रोफेजेज। दूसरा लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल एंड इयोसिनोफिल। तीसरा लिखा हुआ है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। चौथा लिखा हुआ है इयोसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट। कौन सी WBC दोस्तों, कौन सी WBC जो है वो आपकी मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल है? मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल कौन सी है? लिम्फो, मैक्रो, न्यूट्रो, इयोसिनो, न्यूट्रो, मोनो, इयोसिनो, लिम्फो। अरे जवाब सोच के लिखो दोस्तों, कहीं ना कहीं मात खा रहे हो। फैगोसाइटोसिस का काम पूछा है, सबसे बड़ी फैगोसाइटिक सेल मोनोसाइट है, उसको ना भूले। जो लोग यहाँ पे जवाब लिख रहे हैं फैगोसाइटिक सेल का मतलब हो गया मोनोसाइट। मोनोसाइट तो सबसे बड़ी फैगोसाइटिक सेल है, और मोनोसाइट के अलावा दूसरा फैगोसाइटोसिस का काम करती है न्यूट्रोफिल। जब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ए ग्रेनुलोसाइट में तो फैगोसाइटिक सेल है मोनोसाइट, और ग्रेनुलोसाइट में फैगोसाइटिक सेल है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही फैगोसाइटिक सेल है। समझ में आ रहा है CHO साहब? हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है रोशनी? हाँ, अब जवाब लिखो सोच के। नाम लिख दिए हमने दोनों, उसके बावजूद भी ए जवाब लिख रहे हैं। फिर बता रहे हैं हम, थोड़ा दिमाग लगा के जवाब लिखे। यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। फैगोसाइटिक सेल पूछी है, मोस्ट एक्टिव फैगोसाइटिक सेल, सबसे बड़ी फैगोसाइटिक सेल है मोनोसाइट, और ऐसा काम न्यूट्रोफिल भी करती है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बैक्टीरिया को पकड़ना, उसको एंगल्प करना, उसको मार देना, उसको तितर बितर कर देना, उसको किल कर देना, उसके ऊपर बाहुबली बन जाना, उसके ऊपर चढ़ जाना, उसको खत्म कर देना, उड़ा देना, ध्वस्त कर देना, विनाश कर देना। ये सभी कहानी फैगोसाइटिस की है, और ये दोनों सेल करती है। नाम क्या है इनका? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। जवाब लिखिएगा दोस्तों, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर WBC। WBC के लिए सत्य वचन क्या है? राजा हरिश्चंद्र वाला वचन पूछा है यहाँ पे WBC के लिए। जवाब लिखिएगा। सुबह वाली क्लास YouTube पे ही है, वो प्रोसेस में होके आती है, तो आ जाएगी। आपको ध्यान रखना है, देख लेना। कभी कभी YouTube पे क्लास को वापस अपलोड होने में समय ले लेती है, और सर्वर से थोड़ी उड़ जाती है। उड़ती उड़ती आ जाएगी, तो वो आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। हमने कह रखा है उसको, है ना, वो थोड़ी घूम रही है, चंद्रमा की यात्रा कर रही है, वहीं पे है। नाम डालोगे, क्लास का नाम डालो, मेरा नाम डालो, सर्च करो,
आपको मिल जाएगा। नाम से सर्च कर लेना क्लास, मेरा नाम डालोगे तो आज लेटेस्ट क्लास आपको मिलेगी, तो उस सीक्वेंस में मिल जाएगी। ऐसा सीधा प्ले लिस्ट में शायद नहीं दिख रही होगी, ऐसा कभी कभी होता है, तो वो आपको मिल जाएगी, दिख जाएगी, समझ लेना। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ WBC। WBC के बारे में सत्य घटना पूछे, सत्य घटना। कुछ लोगों ने बी लिखा है, कुछ को सी कत्य सत्य घटना लग रही है, किसी को ए सत्य घटना लग रही है। हमने क्या पूछा है, पहला है कैन स्क्वीज थ्रू ब्लड कैपिलरी, प्रोड्यूस ओनली इन द थाइमस, डेफिशिएंसी लीड टू कैंसर, डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियस। जवाब लिखे, याद रखें, बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। क्या इजी है कि आपका जो ये ब्लड वेसल है, याद रखना, ये आपकी जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर 3 सेल है। एक सेल का नाम है RBC, एक सेल, गांधी जी के 3 बंदर थे, इसमें भी 3 तरह की सेल है, RBC, WBC और प्लेटलेट। 3 सेल होती है ब्लड में। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। ब्लड में एकमात्र कोई कंप्लीट सेल है, जिसके पास में न्यूक्लियस होता है वही कंप्लीट सेल कहलाती है, जिसके पास में न्यूक्लियस नहीं होता वो कंप्लीट सेल भी नहीं कहलाती है। तो ब्लड के पास में एकमात्र कंप्लीट सेल है, और वो कंप्लीट सेल कौन सी है, WBC। भाई RBC के पास में न्यूक्लियस नहीं है, प्लेटलेट के पास में न्यूक्लियस नहीं है, एकमात्र कोई कंप्लीट सेल है वो WBC है, क्योंकि इसके पास में न्यूक्लियस होता है। तो WBC एक न्यूक्लिएटेड सेल है। ये दोनों तो नॉन न्यूक्लिएटेड है, ना तो न्यूक्लियस RBC के पास में है, ना प्लेटलेट के पास में। तो एकमात्र न्यूक्लियस की प्रेजेंस के कारण इसको कंप्लीट सेल का दर्जा मिलता है। कंप्लीट सेल कौन सी है ब्लड में, कोई पूछ ले आपको तो जवाब WBC लिख देना, गलती से RBC मत लिख देना। RBC तो अधूरी सेल है, प्लेटलेट अधूरी सेल है, एकमात्र WBC पूरी सेल है, कंप्लीट सेल है। अगला, डेफिशिएंसी लीड टू कैंसर। जो सी आंसर लिख रहे हैं मैक्सिमम लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, WBC के नंबर ज्यादा होते हैं कैंसर में। कैंसर का मतलब ये है ब्लड सेल के नंबर बढ़ना। अब कैंसर में RBC के नंबर नहीं बढ़ते हैं, प्लेटलेट के नंबर नहीं बढ़ते हैं। इतना छोटा सवाल को नहीं समझ पा रहे हो। WBC की कमी को ल्यूकोपनिया कहते हैं। WBC के नंबर ज्यादा, हाँ जरूर वो इमेच्योर होती है, पर इसके नंबर ज्यादा होने को कैंसर कहते हैं। कैंसर, ब्लड का कैंसर, ल्यूकेमिया, और ल्यूकेमिया जो है उसमें WBC के नंबर ज्यादा होते हैं, कम थोड़ी होते रहे हैं। ये भी गलत हो गया। WBC के नंबर बढ़ना ब्लड कैंसर है, नंबर घटना कोई कैंसर होता है क्या। एक छोटा सा दिमाग लगाओ, मोटा मोटा दिमाग जो छोटी अवस्था से लगाओ, तो भी आपको पता चले कि कैंसर का मतलब ही है सेल के नंबर का बढ़ना। अब ब्लड कैंसर है तो कौन सी सेल बढ़ेगी, WBC। समझ रहे हो बात को। बिल्कुल उल्टा जवाब लिखा आपने, बिल्कुल उल्टा जवाब है कि नहीं है। अगला क्या लिखा है, प्रोड्यूस ओनली इन द थाइमस। सिर्फ थाइमस में ही पैदा होती है। अरे भाई साहब, थाइमस में नहीं, बोन मैरो में होती है। थाइमस में तो WBC एक छोटा सा रसगुल्ला है, लिम्फोसाइट, उसमें भी एक लिम्फोसाइट है, T लिम्फोसाइट। वो ससुरी मैच्योर होने के लिए वहां पे उसका ससुराल है थाइमस में। थाइमस में तो सिर्फ T लिम्फोसाइट का ससुराल है, बाकी सबका पीयर और ससुराल, मतलब मैच्योरेशन और डेवलपमेंट दोनों ही बोन मैरो में होता है। तो ये सभी जो है वो बोन मैरो में होती है, थाइमस में नहीं होती है। एकमात्र ऑप्शन ए क्या लिखा है कि कैन स्क्वेज थ्रू ब्लड कैपिलरी। याद रखना, आपकी RBC, आपकी प्लेटलेट कभी भी ब्लड को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती, कभी ब्लड को छोड़ के बाहर, ये कभी बाहर गई नहीं है शहर से। लेकिन आपकी जो WBC है वो कैपिलरी से बाहर जाती है, WBC बाहर जाती है और ब्लड से बाहर आ जाती है, और इनके नाम भी बदल जाते हैं। जब ये टिश्यू में जाती है तो इसको मास्ट सेल कहते हैं, जब ये किसी ऑर्गन में जाती है तो उसकी फेगोसाइटिक सेल बन जाती है, लीवर में कूपर सेल बन जाती है, ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल बन जाती है, किडनी में मिजेंजियल सेल बन जाती है। हर जगह जा जा के अपने नाम 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 करके आती है, अलग अलग नाम करके आती है। तो ये दोस्तों क्या करती है, ये कैपिलरी से स्टेज मतलब बाहर जा सकती है, किसके थ्रू, ब्लड कैपिलरी से, ब्लड वेसल से बाहर जाती है, बाहर जाके आतंकवादियों पे हमला करती है, माइक्रो ऑर्गन को खत्म करती है, वापस अंदर आ जाती है, अंदर नहीं आती है, खुद भी शहीद हो जाती है और कहती है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो ये वतन हवाले करके निकल जाती है कि नहीं है। हाँ, बाहर जा सकती है, क्या बाहर जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सवाल कह रहा है द लीविंग ऑफ न्यूट्रोफिल फ्रॉम द ब्लड वेसल। न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है और न्यूट्रोफिल जो होती है दोस्तों वो लीव कर सकती है ब्लड वेसल को। एक सिंपल सा टास्क है कि न्यूट्रोफिल ब्लड को छोड़ के बाहर जा सकती है। न्यूट्रोफिल ब्लड को छोड़ के बाहर जाती है टू एक्ट ऑन द साइट ऑफ इंजुरी, जहां पे चोट पहुंची है, जहां पे आतंकवादी हमला हुआ है, जहां पे बैक्टीरिया आया है, वो न्यूट्रोफिल यहां से पार होके वहां तक जाता है। न्यूट्रोफिल के वहां तक जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल के वहां तक जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिस्टोसिस, डाइपेडेसिस, एमोइडल मूवमेंट, फ्लैजिलेशन। जवाब लिखे दोस्तों। शायद पहली बार आपने सुना हो इस बात को भी, लेकिन बात यह भी पते की है कि हम कहते हैं कि डब्ल्यूबीसी एकमात्र सेल है जो प्लाज्मा को, ब्लड को छोड़ के बाहर जा सकती है और इस प्रोसेस को डाइपेडेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस का मतलब क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का ब्लड कैपिलरी को छोड़ के बाहर चले जाना। और कहां चले जाना? टिश्यू के अंदर इंजुरी वाली साइट पे जाना। क्यों जाना? वहां पे आतंकवादी हमला हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या करना है? माइक्रो ऑर्गन को खत्म करना है, तो ये वहां पे जाती है, खत्म करने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर आर कूपर सेल फाउंड? कूपर सेल कहां पाई जाती है? हमने बोला ब्लड के अंदर जो फेगोसाइटिक सेल, ब्लड की जो मैक्रोफेजेज है, उसको नाम दिया जाता है क्या? ब्लड की मैक्रोफेजेज क्या होती है दोस्तों? सिंपल है, अभी हमने बताया आपको, मोनोसाइट। वो मैक्रोफेजेज जो ब्लड में पाई जाती है वो मोनोसाइट है। मोनोसाइट जब ब्लड से चलती है और किसी ऑर्गन के पास में जाती है तो उसकी फेगोसाइटिक सेल बन जाती है। और ये जब लीवर में जाएगी तो लीवर की बन जाएगी, जब स्प्लीन में जाएगी तो स्प्लीन की बन जाएगी, ब्रेन में जाएगी तो ब्रेन की बन जाएगी। और हर ऑर्गन के पास में खुद की फेगोसाइटिक सेल होती है और लीवर के पास में इस सेल को कूपर सेल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कूपर सेल के नाम से जानते हैं। जब ब्रेन के पास में होगी तो मिजेंजियल सेल है, माइक्रोग्लियल सेल, माइक्रोग्लियल सेल ये ब्रेन के पास में। लंग्स के पास में डस्ट सेल होती है दोस्तों, डस्ट सेल, डस्ट सेल। स्प्लीन के पास में लिटोरल सेल होती है, लिटोरल सेल, लिटोरल सेल। कनेक्टिव टिश्यू के पास में हिस्टियोसाइट्स, अलग अलग नाम होते हैं। तो जहां पे जाएगी वहां नाम करेगी, नाम रोशन करके आएगी। जैसे हमारे रसगुल्ले हैं, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेंगे। जहां भी जाएंगे अपनी जो दिव्य रोशनी है, अपनी जो ऊर्जा है, उसका फैलाव करेंगे और खुले आसमान में खुले परिंदों की तरह उड़ान भरेंगे और नाम का झंडा, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज का नाम आबाद करेंगे। पूरा विश्वास है हमें। अगला क्वेश्चन पढ़िए 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 पढ़िए, बहुत आसान है दोस्तों। हाउ आर मैच्योर एंड नॉन मैच्योर आरबीसी डिस्टिंग्विश? एक आरबीसी मैच्योर है, एक आरबीसी नॉन मैच्योर है। आपको बतानी है मैच्योर आरबीसी और नॉन मैच्योर आरबीसी के अंदर क्या मेजर डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैच्योर आरबीसी एंड नॉन मैच्योर आरबीसी? जवाब लिखिएगा। हाँ, सभी लोग जवाब लिखिए भाई। मैच्योर और नॉन मैच्योर आरबीसी, बिल्कुल बिल्कुल 11 सितंबर को झंडे गाड़ने हैं दोस्तों। हाँ, 11 सितंबर को तो कुछ भी हो जाए, इस बार नहीं। क्या इस बार नहीं? इस बार तो आंकड़ा लगेगा पूरा का पूरा। और यहाँ पे इस बार कोशिश हमेशा, कोशिश ही नहीं, सपने होंगे साकार। क्योंकि सपने हमने बंद आंखों से नहीं देखे हैं दोस्तों, रातों की नींद उड़ा के देखे हैं, खुली आंखों से सपने देखे हैं। अपनी नींद को यहाँ पे हमने कर्ज के रूप में, नींद को यहाँ पे हमने इन सपनों को जीने में लगाया है। खुली आंख से देखा हुआ सपना है, पसीने से नहाए हैं। तो सिर्फ लिबास नहीं बदलेंगे, क्योंकि वो तो पानी के नहाने से होता है। यहाँ तो इतिहास बदलने के लिए उतरे हैं और इतिहास बदलेंगे और इतिहास लिखेंगे अपने हाथों से, अपना इतिहास लिखेंगे। और कहानी यह है कि मैच्योर आरबीसी जो है वो बाइकॉनकेव होती है, जबकि नॉन मैच्योर आरबीसी जो है वो राउंड शेप की होती है दोस्तों। करेक्ट आंसर ए बनेगा। ध्यान रखना, इनमें शेप का ही फर्क है, याद रखना। मैच्योर आरबीसी और इमेच्योर आरबीसी में शेप का ही फर्क है। मैच्योर आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की होती है, जबकि इमेच्योर आरबीसी जो है वो राउंड शेप की होती है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर मैं बाकी बात करूं तो यहाँ लिखा मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जब कोई भी आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी के पास में तो हीमोग्लोबिन के अलावा कुछ होता ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं।
मैच्योर आरबीसी के पास में न्यूक्लियस, आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं होता है। मैच्योर आरबीसी के पास में हीमोग्लोबिन है, नॉन मैच्योर पास में नहीं होता, तो ये भी गलत है क्योंकि हीमोग्लोबिन कम होता है पर होता रेटिकुलोसाइट के पास में भी है, याद रखना। तो मेजर डिफरेंस क्या है कि मैच्योर आरबीसी जो है वो उसके पास में हमेशा बाइकॉनकेव साइज होती है, जबकि इमैच्योर आरबीसी कैसी होती है, राउंड शेप की होती है। कैसी होती है दोस्तों, राउंड शेप की होती है। अगला क्वेश्चन, वेयर आर द आरबीसी डेस्ट्रॉय, आरबीसी कहां डेस्ट्रॉय होती है, लीवर, पैनक्रियाज, स्टोमक या इंटेस्टाइन। जवाब आपको लिखना है वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में, क्योंकि समय की सीमाएं पूरी हो चुकी है और अगले शानदार धुआंधार सेशन का है समय। तो यहां पे मैं इस सेशन को देने वाला हूं यहीं पे विराम। याद रखिएगा सुबह 10:15 बजे, कल सुबह 10:15 बजे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम करने वाले हैं स्वाहा। इंतजार रहेगा सुबह 10:15 बजे और फिर कल शाम को 4:30 बजे का सेशन, बैक टू बैक हर दिन 2 सेशन। इस बार महाकुंभ में नॉरसेट के लिए करेंगे एक बेहतरीन शाही स्नान, और जिस दिन पंडित बन जाएंगे स्नान करके उस दिन 11 तारीख को महाडुबकी होगी और उस डुबकी में खुद को निकाल के लेके आएंगे रैंक के साथ में। आज का सेशन कैसा लगा, वीडियो के अंत में अपने सुझाव डालना बिल्कुल ना भूले। किसी ने बड़ा खूब कहा है, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हमारा संकल्प बड़ा क्लियर है, इस बार सिलेक्शन नहीं रैंक चाहिए, तो जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर मिलते हैं दोबारा कल शाम को ठीक 4:30 बजे और कल सुबह ठीक 10:15 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।